बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब। एक किस्त आप देख चुके, काजी फायज ईसा साहब को 3 माह हो चुके इस मुल्क पर चीफ जस्टिस बने हुए। इस वक्त इंसाफ की डोरियां उनके इशारों से हिल रही हैं। बताइएगा, पहले तो हमने बात की 3-4 केसेस की काजी साहब के। आज ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, काफ़ी उस पर बहस हुई कि बेगमात की तलाशी ना ली जाए एयरपोर्ट्स पर। इसकी वजह क्या नज़र आती है? इससे पहले बेटे को प्रोटोकॉल दिया जाए, जजेस आम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होते, ये वजह क्या है? हमसे ऊपर की ये इशराफिया में काउंट होते हैं, इन्होंने तो हमें इंसाफ देना है। अगर ये अपने लिए इंसाफ का पैमाना अलग कर लेंगे तो आम इंसान तो पहले ही पिसा हुआ है। देखिए, अगर 3 महीने की हम बात कर रहे हैं और उसमें मैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे बोलता हुआ रिमाइंड करूं, हाँ। तो काजी साहब के फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि इस तरह का कोई खाता आया है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, 17 को वो आए, जैसे आज हम 3 माह, और ये लेटर जो आज सामने आ रहा है ये 21 सितंबर का है। अच्छा, यानी उनके चीफ जस्टिस बनने के 4 रोज बाद, एग्जैक्टली 4 दिन बाद ये जारी किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। बहरहाल इस वक्त तो वो एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं, इंग्लैंड एंजॉय कर रहे हैं। मतलब 2-3 कंट्रीज में जाना है खैर इन 15 दिनों में, तो वहां वो गए हुए हैं। बहरहाल ये बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ इस पे हम मजीद क्या, शायद मेरे पास काजी साहब का जिक्र जब होता है तो उन पर जो केस आया सेट्स वाला, उसमें बेगम, इलेक्शन वाला केस आया तो उसमें बेगम, कि बेगम से बात कर सकते हैं, टीवी पर बात नहीं कर सकते। अब ये बेगमात को छूट, इससे तो खुली मनी लॉन्ड्रिंग का दरवाज़ा खुलता है, वीआईपी प्रोटोकॉल का दरवाज़ा खुलता है। वो तो बार बार कहते हैं कि हम तनख्वाह भी जो लेते हैं वो भी आवाम के टैक्स से लेते हैं। कैसे 2 जजों को बुलाऊं? मुज़ाहिर अली नकवी साहब के केस में आपने देखा होगा, एक कोयटा से ट्रैवल करके आए, एक लाहौर से ट्रैवल करके आए, तो इसमें तो टैक्स पेयर की मनी लगती है। तो ये भी तो एक तजाद है। जिस तरह कोलो फिल्म में मैं कह रहा हूँ ना कि कैसी शख्सियत है वो, माजरत के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी आजकल डर लगता है। सिलसिला शुरू हो चुका है कि अगर कोई फेयर इलेक्शन आइन का आर्टिकल 218, जिसकी ये खुद बात माजी में किया करते थे, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने लगी है, तो कंटेम्प्ट का नोटिस, बहरहाल कंटेम्प्ट नहीं, अभी शोकाज इशू हुआ है, लेकिन कंटेम्प्ट की तरफ भी मामला जा सकता है। तो मामला अगेन वही है कि अगर 4 रोज बाद उनके चीफ जस्टिस बनने के ये लेटर इशू होता है और ये लेटर अब बाहर आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वाकई बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और इस सब में बाकी जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे मामलात में इस्तेमाल किया जा सकता है इस सारी चीज को। और ये भी है कि कानून से हम बालातर हैं। वो तो वो खुद वो खैर हर शख्स ही जो इस वक्त इस मुल्क में ओहदे पे बैठा है, वो अवाम को तो, आपको, मुझे, देखने वालों को तो कीड़े मकोड़े समझता है, लेकिन वो खुद को कानून और आइन से बालातर समझता है। तो बेगम काजी साहब की वाइफ, एक चीज मैं यहाँ पर बड़े कैटेगोरिकली कहता हूँ, जो मेरी अपनी राय है जी, काजी साहब की जो बेगम है सरीना ईसा, उन्होंने नो डाउट मुश्किल वक्त देखा। उन्हें भी एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए, ना ही काजी साहब को होना चाहिए। उनके ऊपर भी इल्जाम है कि वो दोनों टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस मामले से निकल गए थे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी। उन्होंने अभी तक दूसरी बात में कहूं तो सामने बैठे हुए जजेस को ब्लैकमेल किया गया था कि आज मैं यहाँ खड़ा हूं, कल आप खड़े होंगे। एग्जैक्टली। मगर जो मुझे एक चीज पसंद आई कि मुश्किल हालात में जिस तरह सरीना ईसा साहब ने काजी फायज ईसा साहब का साथ दिया, और फिर उसके ऊपर एक और तनकीद भी हुई कि जिस तरह वो जिस दिन ओथ ले रहे थे तो उनकी बेगम साथ क्यों खड़ी हुई। मैं उस मामले पे तनकीद करने का बिल्कुल सिंबॉलिक और बड़ा खूबसूरत जेस्चर था जो मैं समझता हूँ। तीसरी बात वो ये कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि काजी फायज ईसा साहब एक तकरीब में शरीक थे, और उस तकरीब में कुछ हमारे सहाफी दोस्त भी मौजूद थे। वहां पे बाकायदा ओथ लिया जाता है साफियों से, गल बाहर नहीं करनी। और फिर वहां पर एक बात कही जाती है कि यार तुसी मेरे खिलाफ ना लिखो, क्योंकि जदों मुश्किल टाइम सीगा तुसी मेरे नाल खड़े सीगे। बिल्कुल, फैन क्लब। हाँ हाँ, तो आपने बेहतर कह दिया। और अगर आप अब भी लिखते हैं तो मुझे घर जवाबदेही देनी पड़ती। अब तो उस फैन क्लब में आपको पता है दरार पड़ चुकी, दरार भी पड़ चुकी। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, उस फैन क्लब की भी कैटेगरीज हैं। जिस तरह हमारे वो क्रिकेट टीम 1 to A B C, तो वो अगर दरारें जिस तरह पड़ती रहती है, ए वाले बी में आ जाएंगे या सी में आ जाएंगे। ए वाले तो खत्म हुआ सर, नीचे लाइन लगी हुई है, ए वाले तो खत्म हुआ है। हर शख्स एक कैटेगरी में जाने का कहाँ है। तो बहरहाल ये सारा वाकया हुआ और बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन जहां मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि वो एक सिंबॉलिक चीज अच्छी थी, तो दूसरा ये भी इससे जाहिर होता है जो हल्फ लिया गया कि अगर आप मेरे खिलाफ लिखते हैं तो उस चीज को दुरुस्त माना जाता है कि ये शख्स मुश्किल हालात में तुम्हारे साथ थे। अगर आज लिख रहे हैं तो अगर बेगम साहिबा घर जवाबदेही करती हैं काजी साहब की, तो ये हमारे लिए, मेरे लिए तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव मोमेंट है कि कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस है। वरना जिस तरह तरीकाकार है तो शायद आप और मैं अदालत भी ना जा पाते। चेक एंड बैलेंस की बात हुई, इलेक्शंस के निकात पर उन्होंने चेक रखा, फिर बैलेंस भी करने की कोशिश की। पटिशनर को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया जाता है, पटिशन देखी नहीं जाती कि पटिशन थी क्या, इलेक्शन में इल्तवा की पटिशन थी या
सरकारी इंतजामिया के लोग ना लगाने की पिटीशन थी, उसको देखा नहीं गया। ये पीटीए के साथ हाथ हुआ है या पीटीए को इससे फायदा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया गया जी, अदालत की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, बल्कि आप पूरा यूं कह लीजिए रियासत पाकिस्तान में सिवाय तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के अलावा मीडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका था, केयर टेकर सेटअप हो, सियासी जमातें हो, इवन कि अब तो जुडिशरी भी उसमें आ गई और मुनसिफ आला भी उसमें शामिल हो गए, तो मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मगर उसी रोज कमरा अदालत में इंतखाबात मुलतवी करवाने का असल मुजरिम तीनों जजेस के सामने था। वो निजाम का ऐसा लाडला है, इलेक्शन कमिश्नर, वो निजाम का ऐसा लाडला है। सजील साहब खड़े हैं, अटॉर्नी जनरल साहब खड़े हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। देखिए, वो निजाम का ऐसा लाडला है इस वक्त। मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे बाद में आता हूं। माजी में कितने फैसले ऐसे आते रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे अहकामात के ऊपर इंतखाबात करवाएं जी, वो उन अहकामात को मानने के अलावा रिव्यू में चले जाते थे। ब्लेंटली जो अदालत उज़्मा के अहकामात थे उनकी खिलाफ वर्जियां करते रहे। मगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया जी, अगले दिन नोटिफिकेशन किया और कहा कि हमने ट्रेनिंग रोक दी है। अब इस मामले में आता हूं। इससे कबल पिशावर हाई कोर्ट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें भी तलब किया गया था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। मौसूफ वहां पे भी नहीं गए। वो निजाम से भी बालातर है। एक तो हमारा निजाम है ना जो हमसे बालातर है, वो उससे भी शायद बालातर है। फिर कमरा अदालत नंबर 1 में सूरत हाल आप देखिए, बड़ी बारीक वारदात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है 11 को एक दरखास्त दायर करती है लाहौर में और कहती है कि ब्यूरोक्रेसी से ये जो आपने आरओज और डीआरओज लिए हैं इन पे हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा इस नोटिफिकेशन को जो हो भी कैसे सकता है? आपने 2200 बंदा एमपीओ के तहत जो है उठाया और उन लोगों ने ऑर्डर्स किए ना, पुलिस ने तो नहीं किए। मगर आप देखिए कमरा अदालत ने तो नहीं किए। मेरा जो नुक्ता है कि कमरा अदालत में साबित हो गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मुजरिम है, मगर उसके बाद भी ना तो पूरी ऑब्जर्वेशन में ना तो किसी हुक्मनामे में एक लफ्ज भी लिखा गया। वो किस तरह, अब वो जो फैसला मुअत्तल किया जाता है, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल किया जाता है, वो किया जाता है आरओज और डीआरओज का जी। और चले हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वजह बनी आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग को मुअत्तल करवाने में। मगर इलेक्शन शेड्यूल आपने, मैंने, लाहौर हाई कोर्ट ने या पीटीआई ने जारी नहीं करना था। इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी करना था। वो सामने खड़े होकर भी सजील सवाती साहब कह रहे थे कि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने कहा अभी हम काम कर रहे हैं। जब उन्होंने तारिक मसूद साहब ने जोर लगाया तो उन्होंने कहा कि हमने 2 शेड्यूल बना के रखे हुए हैं, आज रात तक हम जारी कर देंगे 2। मगर उसमें वारदात एक्शन नहीं किया गया कि 2 क्यों बना के रखे? छोड़ें, उसमें भी आप वारदात देखिए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म क्या था कि नोटिफिकेशन मुअत्तल किया आरओज और डीआरओज की तैनाती का। आपने इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया जी। कहीं पे भी कोई कानून इलेक्शन एक्ट 2017 पूरा खंगाल के पढ़ लीजिए और जो आरओज और डीआरओज लगाए जाते हैं जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 51(1) है उसके तहत लगाए जाते हैं कि किसी भी एग्जेक्टिव से, चाहे वो अदलिया से, आप आरओज और डीआरओज ले सकते हैं। वहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि जब तक इन आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन के कवर करते हैं ना रिपोर्टर्स, मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि टोटल 4 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग का बहाना भी बिल्कुल फजूल है। आए अब अहम मामले की तरफ। सिस्टम के लाडले सुपर प्रो मैक्स जो हो चुके हैं, सुपर लाडला प्रो मैक्स जो बन चुके हैं, उनके 3 रेफरेंस ख़त्म कर दिए जाते हैं और कौम को नहीं बताया जाता कि माजी में गलती थी या अब गलती की जा रही है। उस पर काजी फायज ईसा साहब अचानक एक और मामले के अंदर ताहियात नहली का मामला उठाते हैं और वो फिक्स भी कर देते हैं, शायद 4 जनवरी को उसकी समाअत है। ये सब कुछ पर्सन स्पेसिफिक है या वाकई इस मुल्क में जो है नहली ताहियात नहीं होनी चाहिए, 5 साल के लिए होनी चाहिए? और जब मामला नवाज शरीफ का आता है तो आपको भी मेरी तरह ही फील होता है कि कानून और आइन दोनों सारे गुम हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जिस रोज फैसला आया जी, जिस तरह सिंपल लेजिस्लेशन से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 184(3) में अमेंडमेंट का रास्ता खोला गया जी, उसी रोज ही मेरा ये ओपिनियन उसी रोज बन गया था कि नवाज शरीफ साहब अब ताहयात अहल भी हो चुके हैं। उसकी एक वजह आपने आइन के आर्टिकल 191 के अंडर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उसे 184(3) में अपील का हक दे दिया, यानी आप सादा कानून साजी से भी आईनी तरमीम कर सकते हैं।
उसी तरह ही आयन का आर्टिकल 62(1)(f) जिसमें ताहयात नाअहली थी, जी, उसी के अंडर इन्होंने एक और काम किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 मजीद उसमें ऐड की और कहा कि ये जो ताहयात नाअहली है इसकी हम टर्म 5 साल कर देते हैं। सही। ये पीडीएम गवर्नमेंट ने ही अपने जाते वक्त ये कानून साजी की थी। तो जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, तो उसी दिन से मेरा ये ओपिनियन था कि सुप्रीम कोर्ट इधर भी मान जाएगी और नवाज शरीफ साहब एल हो जाएंगे। मगर उसमें एक और मसला था, जिस मसले का सोल्यूशन ढूंढ लिया गया, जो सेक्शन 232 उसमें डाला गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डाला गया ताहयात नाअहली के बाद के 5 साल होगी, उसे खैर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई वकील उसने कहीं चैलेंज भी नहीं किया। अच्छा। अगर चैलेंज नहीं किया तो मतलब वो ऑन फील्ड है, ऑन फील्ड है तो मतलब इस वक्त जिनको आप बल्कि आप नहीं, ये एक तासुर भी है और हकीकत भी है, सुपर प्रो मैक्स लाडला जो भी लाडला नाम दे देते हैं, सुपर लाडला प्रो मैक्स, हाँ, उनके जब इस तरह वो उन्हें सारी एक विनिंग फील्ड, एक होती है लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्हें तो विनिंग फील्ड बना के दे दी गई है, उसमें अंपायर भी नहीं खड़े किए। ऐसे ये कागजात नामजदगी आप और मैंने तो मंजूर नहीं करनी, वो तो आरओज और डीआरओज ने करनी है। वो जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है उसकी क्या औकात है कि वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज्यादा बड़ा था 62(1)(f) वाला, लिहाजा मैं इसके नवाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो मैं मुस्तरद जो करता हूं। रफीक रिजवाना है ना, साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, एबीएन न्यूज़ पे उनका एक इंटरव्यू चला था जिसमें उन्होंने ये प्लान एक्सपोज भी कर दिया। वो कह रहे हैं ये जाएंगे, सबमिट करेंगे पेपर, नॉमिनेशन पेपर, वहाँ ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहाँ से हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सीधा वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और हमारे जज हमें इंसाफ दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना ही नहीं था ना, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरह ये सारी सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाना था। मगर उसके बाद क्या होता, नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर ठप्पा लग चुका है कि वो ताहयात नाअहल हैं जी। लेकिन जिस तरह निजाम उन्हें अब वजीर आजम बनवाने की कोशिश कर रहा है, तो वो शायद दुनिया की तारीख का पहला वजीर आजम होता। अब तो क्योंकि पहले ही मामला सारा ठीक हो जाएगा अगर ये केस ना लगता जिसका रेफरेंस पहला वजीर आजम दुनिया की तारीख का होता जिसे उसकी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने खाइन कहा था, सादिक और अमीन नहीं कहा था, ताहयात नाअहल किया था। अब ये मामला हुआ है कि एक और मामला था, केसरानी हमारे उधर साउथ पंजाब में तोसा शरीफ से उनका ताल्लुक है, उनका एक केस था ताहयात नाअहली का, काजी साहब के सामने लगा, उन्होंने कहा ओ ये तो ताहयात नाअहली बहुत अहम केस है, ये तो अहम केस है, इसे हम जितने भी ताहयात नाअहली वाला केस है ये हम बाद में फिक्स कर देते हैं। उसकी एक वजह है, देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ना एक जो 3 चीजें थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, पहला ये कि इंतजामी तौर पर जो एक कमेटी है 3 रुकनी चीफ से लेकर 3 रुकनी कमेटी, दूसरा था 184(3) में अपील का हक देना, तीसरा था अपील का हक रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के हिसाब से, यानी जब से सुप्रीम कोर्ट बनी थी जितने केसेस थे उनके ऊपर भी अपील आ जाए। उस पर शुक्र है, हाँ, काजी फायज ईसा साहब ने 2 तो पास करवा लिए, तीसरे में वो पास नहीं हो सका। अब दुनिया में किसी कानून में किसी के पास कोई रेमेडी नहीं थी कि जो 2018 का फैसला था जिसमें नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो चुके थे, उनके ऊपर कोई इस तरह का एक मामला होता कि वो जजमेंट रिवर्स हो जाती। काजी साहब ने ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया, उनके सामने केस था, उन्होंने कहा लाओ जी इन्हों सर्दियों छुट्टियों तो बाद अब वो जब मामला लगेगा उसमें वो सुप्रीम कोर्ट कि वो जो जजमेंट थी साकिब निसार साहब की सरबराही में और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वो जजमेंट लिखी थी, तो वो ताहयात नाअहली वाला मामला वहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बैठ के कहेगी कि जी वो जो सेक्शन 232 है वो बालातर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और ये भी कहेगी 2-4 ऑब्जर्वेशन फैसले में लिखवा देगी कि वो फैसला गलत था, इंसानी हकूक के खिलाफ था। ये एक वो वहाँ जिक्र भी हुआ ना कि जी अगर एक सियासतदान जो है वो अल्लाह ना करे किसी बच्चे से बदफेली करता है उसकी भी 5 साल है नाअहली की मियाद, कत्ल करता है तब भी 5 साल है, लेकिन जब खाइन कहलाया जाता है तो फिर ताहयात क्यों है। और ये भी कहा गया, जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह और जस्टिस काजी फायज ईसा की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया। मैं आपको आज बताऊं कि उस दिन जो कुछ हुआ ना वो पहले से प्री डिसाइडेड था। अब काजी साहब ने कहा कि हमने मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया, उन्हें पता है कि 3 रुकनी कमेटी में आएगा, कमेटी का भेद 2 खतों ने खोल दिया, ऐसा ही है। और उन्हें ये भी अब पता है कि मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई, उन्हें ये भी अब पता है कि बेंच में कौन सा बनाऊंगा, उसमें फैसला कौन सा लिखूंगा। ये जो एक था ना, जिस तरह आप कहते हैं ना कि वो जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लाडले हैं, हाँ। तो अब हम ख्याल भी अल्ट्रा प्रो मैक्स ही बनते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर हम यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बात करें तो कई ऐसे मुकदमे बड़े अहमियत के जिसमें मुख्तलिफ जजेस वो दूसरी तबका फिक्र के भी बिठाते थे, चाहे वो उसमें अपनी अक्सरियत रखते थे, ये भी हकीकत है, जो माइनॉरिटी में दूसरे जजेस थे इख्तिलाफ भी आता था, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह से। तो अब ये सारी सूरत हाल है, सर्दियों की छुट्टियों के बाद केस लगेगा और आप भी बता देते हैं फैसला जो आएगा वो ताहयात नाअहली जो है ना वो उनकी रिवर्स हो जाएगी, वो टैग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।